नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश क्या इस बार सीटीटी घटेगा, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इस बजट में कमोडिटी इंडस्ट्री को कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से छुटकारा मिलेगा या इसमें कुछ कमी आएगी या इसके प्रावधानों में कोई बदलाव होगा, क्योंकि इंडस्ट्री पिछले 5 साल से लगातार ये डिमांड कर रही है कि कमोडिटी मार्केट पर सीटीटी लगाना ये बाजार को डैमेज करने के बराबर है और मार्केट को बड़ा नुकसान हुआ है, लगातार ये इंडस्ट्री कह रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बजट में वित्त मंत्री कमोडिटी इंडस्ट्री की बात सुनते हैं या एक बार फिर से लंबा इंतजार इंडस्ट्री को करना पड़ेगा। और इस खास चर्चा में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीपीआई यानी कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट संजय रावल, हमारे साथ हैं पीएचडी चैम्बर के कमोडिटी कमेटी के हेड बीके सबरवाल और साथ ही हमारे साथ हैं एमसीएक्स के एमडी एंड सीईओ मुरगांग परांजपे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल मिस्टर रावल आपसे ये होगा कि लगातार जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपका या तो पूरी तरह से इसे खत्म कर दिया जाए या इसमें कुछ बदलाव हो, कितनी बड़ी चुनौती है ये मार्केट के लिए और इससे कितना नुकसान हो रहा है, पहले आप ये समझाएं हमारे दर्शकों को। पहले तो शुक्रिया आपने मेरे को बुलाया। इससे एक्चुअली सीटीटी से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है जो हम जब लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं कोई भी किसी भी स्टॉक में, इन दिस केस इन एनी कमोडिटी, तो उसमें जो लिक्विडिटी प्रोविजन करनी पड़ती है उसमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। क्यों? बिकॉज अगर हम दोनों तरफ के कोट्स देते हैं, कहीं पे भी लेने और बेचने के दोनों तरफ से डालते हैं रेट्स, तो क्योंकि एससीटीटी लगा होता है तो वो जो रेट है उसको हमारे को बड़ा मतलब डिफरेंस बड़ा रखना पड़ता है, तो उसके कारण जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वो बढ़ जाता है एंड उससे बहुत लिक्विडिटी के कारण उसके कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत आ जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हम सीटीटी हटा पाते, और अगर हटा नहीं पाएंगे तो एटलीस्ट अगर हमारे को जो हमने अपनी रिप्रेजेंटेशंस दी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि सेक्शन 88E का बेनिफिट हमारे को मिल जाए तो उससे भी बहुत राहत मिल सकती है। ओके, चलिए, तो आप कह रहे हैं इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, लेकिन आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें यहां पर बता दें कि सीटीटी लगने के बाद जो रोजाना वॉल्यूम है कमोडिटी मार्केट में वो करीब 63% ड्रॉप हुआ, यानी भारी गिरावट आई है। और 2013 में 0.01% का ये सीटीटी लगाया गया था, उसके बाद से लगातार वॉल्यूम में गिरावट आ रही है। आप देख पा रहे हैं 2013-14 इसी साल कमोडिटी पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था, उस दौरान 101 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था, जो अब घट के 66 और अब तो 65 के भी नीचे आ गया है। तो आप देख पा रहे हैं आंकड़ों के जरिए कि किस तरह से ओवरऑल जो कारोबार है कमोडिटी मार्केट का उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। सबरवाल जी, आप चूंकि पीएचडी चैम्बर्स की नुमाइंदगी करते हैं, आप लोगों ने जो सरकार से मांगे की हैं, क्या कुछ संकेत मिले हैं, क्या कुछ भरोसा मिला है सरकार से आपको इस टैक्स को लेकर के? देखिए, सरकार से भरोसा या संकेत परोक्ष रूप में ना तो पहले कभी मिलता है ना इस बार मिला है, पर अपेक्षा ये जरूर है, इस बार ऐसी आशा जरूर है, क्योंकि कमोडिटी पार्टिसिपेंट सभी ने और चैम्बर्स ने भी सभी ने फोकस इसी बात पर रखा था कि अगर नहीं हट सकता है तो कम से कम इसमें 88E जैसा संजय रावल जी कह रहे थे वो बेनिफिट मिल जाए। 88E का मतलब है कि जो सीटीटी कट रहा है उसको एडवांस टैक्स मान लिया जाए। तो ऐसी पूरी संभावना लगती है कि जितना सभी एसोसिएशन ने और खास तौर से सीपीआई ने इस दिशा में प्रयास किया है, तो हम शायद 88E का बेनिफिट इस बार हमको इसमें मिल पाए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आपको इस बात की उम्मीद है कि यहां पर कुछ टैक्स को लेकर के आप लोगों को रियायत मिलेगी, रिबेट मिलेगी, और आप कह रहे हैं कि इसे एक एडवांस टैक्स का दर्जा दिया जाए, उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को राहत होगी। हमारे साथ मुरगांग परांजपे भी हैं, एमसीएक्स के एमडी और सीईओ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में।
हमारे साथ ऑलरेडी 2 इंडस्ट्री के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार को इस बात पर गौर करनी चाहिए। पिछले 5 साल से कमोडिटी मार्केट को काफी नुकसान हुआ है। ट्रांजैक्शन टैक्स से 60% से ज्यादा वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2000 करोड़ का टारगेट था कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का, उसके अगेंस्ट में करीब 600 करोड़ ही सरकार को मिल पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, या फिर एक्सचेंज के फ्रंट पे क्या आप लोगों ने भी पिच किया है इसको लेकर के, और आपको क्या उम्मीद दिख रही है इस टैक्स को लेकर के इसमें छूट मिले? तो मृत्युंजय जी, मेरे ख्याल से आपने जो पहला मुद्दा उठाया है कि इस टैक्स के आने के बाद टर्नओवर पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है, वो तो आया ही है, लेकिन हमने जो हमेशा सरकार से दरख्वास्त की है वो ये भी है कि इससे सिर्फ टर्नओवर कम नहीं हुआ है, पर जैसे कि शायद कार्यक्रम में पहले भी सब्रवाल जी या संजय जी ने बताया कि इससे जो मार्केट में लिक्विडिटी कम हुई, उसके बाद जो इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ गया, उसके कारण कई लोग भारत में अपना हेजिंग करने के बजाय भारत के बाहर जिनको अवेलेबिलिटी है हेजिंग करने की, वो बाहर करते हैं। तो इससे ना ही टर्नओवर कम हुआ है, जिससे बाद सरकार की आय कम हुई है, लेकिन जो हम लोग सब चाहते हैं कि जो बिजनेस इंडिया में हो वो बिजनेस इंडिया के बाहर गया है। अब इस के हटाने की दरख्वास्त हमने हमेशा की है, 5 साल से ये कोशिश रही है, लेकिन इस बार हमने ये भी सरकार को मांग की कि अगर सीटीटी हटाया नहीं जा सकता या अगर सीटीटी कम नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो ये जरूर होना चाहिए कि जो सेक्शन 88E का बेनिफिट है जो हमारे मेंबर्स को मिलेगा, वो मेंबर्स को बेनिफिट इस साल से रिस्टोर हो जाए। ये बेनिफिट 2004 से 2008 साल तक एसटीटी के अंदर तो पहले ही अवेलेबल था, 2008 से इसको निकाल दिया गया। तो ये एक 88E का बेनिफिट है, इसको रिस्टोर करना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरी एक मांग हमने की है इस बार, वो इसलिए है कि ऑप्शंस जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और जो इस मार्केट के लिए एक प्रोडक्ट है जिसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है, मार्केट इसकी बहुत साल से राह देख रहा था, मार्केट ने इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह एक्सेप्ट किया है। हाँ। लेकिन इसमें जो एक डबल टैक्स इंसिडेंस का जो मामला है कि जिसमें जो ऑप्शंस हैं वो जब कोई अगर उनको एक्सरसाइज करता है तो वो ऑप्शंस जब फ्यूचर्स में बदल जाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, तो जरूर इसमें एक डबल टैक्स का इंसिडेंस है। और हमने सरकार को ये भी मांग की है कि ये जो डबल टैक्स का इंसिडेंस है ये निकाल दिया जाए। ओके, तो चलिए, आपको भी लगता है कि सरकार को तुरंत इस मामले में कोई फैसला लेना चाहिए। और अब आपको हम ये बताते हैं कि सीपीआई जो कि एक बड़ा संगठन है कमोडिटी इंडस्ट्री का, उनकी जो और महत्वपूर्ण मांगे हैं वो क्या क्या हैं, ये कुछ बारीक बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे जो बड़ी मांग है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये कि सीटीटी यहाँ पर हटा देनी चाहिए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसे नॉन रिफंडेबल टैक्स माना जाए, ये कहा जा रहा है। अभी इसे एक्सपेंस के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा जो अभी बात हो रही है कि 88E के तहत इसे एडवांस टैक्स का दर्जा दिया जाए, उसके तहत बेनिफिट दिया जाए, रिबेट दिया जाए, ये कुछ मांगे हैं। और इसके अलावा ये कहा गया कि कमोडिटी के ट्रांजैक्शन को नॉन स्पेकुलेटिव माना जाए। ये डिमांड भी काफी मजबूती से उठाई जा रही है इंडस्ट्री की तरफ से, और कहा जा रहा है कि अगर कुछ और बदलाव करने हो यहाँ पर तो 1 करोड़ के टर्नओवर पर 1000 रुपए की जगह 500 रुपए ये टैक्स दिया लगे, ट्रांजैक्शन टैक्स। और सरकार से इंडस्ट्री ने ये गुजारिश की है कि सिर्फ 2 साल का वक्त दिया जाए, अगर 2 साल में के अंदर हालात नहीं बदलते हैं तो इसके बाद सरकार फिर से स्वतंत्र है इसको इम्पोज करने के लिए, इसको लागू करने के लिए। रावल जी, लेकिन 2 साल का आपने वक्त मांगा है, क्या आपको इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर आपको ये छूटें मिल जाती हैं तो 2 साल में कमोडिटी मार्केट की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी? एब्सोल्युटली, हमारे हिसाब से ये जो मांग है अबाउट सेक्शन 88E, अगर ये मिल जाता है तो हम अगर बहुत कंजर्वेटिवली देखते हैं तो दोगुना तो वैसे हो जाएगा, मोर देन लाइकली कि और भी ज्यादा हो सकता है। इसमें 2-3 चीजें समझने लायक हैं, क्योंकि क्या है, एक तो सरकार की ही रेवेन्यू घटती है, एक्सचेंजेस की रेवेन्यू घटती है, इनकम टैक्स घटता है, हमारे से इनकम टैक्स घटता है, प्लस एक्सचेंजेस से इनकम टैक्स घटता है बिकॉज उनकी टर्नओवर फीस कम हो जाती है, सर्विस टैक्स घटता है, आई मीन इन दिस केस जीएसटी अब घटता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है जीएसटी पे। आप अगर देखें तो सारी सर्विसेज आप अगर
एक टाइम पे अगर 50,000 करोड़ दिन का वॉल्यूम हो रहा था और आज अगर हम 20,000 करोड़ पे बैठे हैं, हाँ। तो ऑटोमेटिकली जो सारी एक्सचेंज, ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज थे, सारों की इनकम घटी है। ओके। सो ऑटोमेटिकली ये सारे जो, अगर आप नेट इफेक्ट देखेंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं अगर सेक्शन 88 आता है। आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ेगा, घटेगा नहीं, लेकिन समरवाल साहब, अगर ये चीजें इतनी ही आसान हैं तो सरकार इसे क्यों नहीं समझ पा रही है? आप लोग जो कह रहे हैं कि 2000 करोड़ का टारगेट था, उसके अगेंस्ट 600 करोड़ ही यहाँ पर सरकार को मिल पा रहा है इस टैक्स के जरिए, और जैसा कि अभी रावल जी ने कहा कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा ही। अगर चीजें इतनी साफ हैं, इतनी आसान हैं, तो सरकार को परेशानी क्या है? देखिए, कई बार ब्यूरोक्रेट्स फ्यूचर की बात कम सोचते हैं। पॉलिटिशियन कई बार सोच लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कम सोचते हैं। अब सच्चाई ये है कि जब आपने दिखाया 63% वॉल्यूम कम हो गया, तो प्रोपोर्शनेटली सरकार को मिलने वाले सारे टैक्स कम हो गए। अगर अब वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो निश्चित रूप से बढ़ेगा, अगर जो आपने एक बात दिखाई, सीपीआई ने डिमांड की कि इसको आधा कर दिया जाए या 88E का बेनिफिट दे दिया जाए, कोई भी, और मुरगान जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि वॉल्यूम बाहर जा रहा है। अगर कोई भी तरीके से वॉल्यूम भारत के बाजारों में आ जाएगा, तो उससे सरकार को जो एक्सचेंज के पास पैसा जाएगा, सरकार के पास पैसा जाएगा, एक्सचेंज से इनडायरेक्टली आएगा, मेंबर से, इन्वेस्टर से जो इनडायरेक्टली टैक्स आएगा। तो संजय रावल जी वही कह रहे थे कि नेट में इनफ्लो टू द गवर्नमेंट वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसीलिए हमने ये छूट मांगी कि कम से कम 2 साल ये करके देख लिया जाए। ठीक है, अगर ये आपका नेट रेवेन्यू कम नहीं होता है, तब इसको कंटिन्यू कर लिया जाए। लेकिन मिस्टर परांजपे, मेरा एक सवाल आपसे और होगा। जो बात आपने कही कि जो बड़े प्लेयर हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि जो वॉल्यूम है, जो अलग कमोडिटी वाइज अगर हम देखें, कॉपर की बात कर लें एग्जांपल के तौर पे, तो कॉपर का जो वॉल्यूम है आपके एक्सचेंज पर, एमसीएक्स पर, वो एलएमई के मुकाबले या शंघाई के मुकाबले काफी कम है, और वहां पर कई गुना ज्यादा वॉल्यूम है। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह के बदलाव होते हैं तो वॉल्यूम में एक सडन जंप आएगा? तो देखिए, वॉल्यूम के लिए कई फैक्टर्स होते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन किसी भी एक्सचेंज के लिए सबसे हमेशा जो गिना जाता है वो है कि वहाँ की इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है। और जितनी इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो, उतना वहाँ पे लोगों को ट्रेडिंग करने में सुविधा होती है। अब इसीलिए हम हमेशा ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम हमेशा टैक्स की तरफ आ जाते हैं, लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचता है वो टैक्स के बढ़ने से होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ने के लिए कुछ और कारण भी हैं जिनको रेगुलेटर्स ऑलरेडी एड्रेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो आने वाले हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स में इंडेक्स नहीं है, ऑप्शंस अभी अभी आए हैं। तो ये सब काम तो जारी है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जो हर एक चीज जो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, या तो वो प्रोडक्ट हो या निवेशकों के टाइप हो, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इन सबको एनेबल करना चाहिए। और ट्रांजैक्शन टैक्स के तहत जो लिक्विडिटी में जो गिराव आई है, उसके जो मुद्दे हमने रेज किए अभी, उनको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर कमोडिटी डेरिवेटिव के ट्रांजैक्शन को नॉन स्पेकुलेटिव माना जाएगा तो इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा ओवरऑल कारोबार पर। लगातार बता रहे हैं कि क्या इस बजट में सीटीटी कम होने की उम्मीद है। इस पर हम तमाम बड़े जानकारों की राय ले रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट यहां पर बने हुए हैं। मिस्टर परांजपे, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, एक डिमांड और आ रही है इंडस्ट्री की तरफ से कि कमोडिटी डेरिवेटिव के ट्रांजेक्शन को नॉन स्पेकुलेटिव माना जाए। अगर ऐसा होता है तो कितना बड़ा फर्क आप पाएंगे एक्सचेंज में ट्रेड के ऊपर? तो देखिए, जैसा कि हर पार्ट ऑफ द कमोडिटी की जो इकोसिस्टम है, उसमें जितना भी टैक्स का इम्पैक्ट है, उससे उसमें जो हम कहते हैं इनएफिशिएंसी आ जाती है। तो ये एक और महत्वपूर्ण भाग है। और अब ये कहना मुश्किल है कि इससे ज़्यादा बढ़त आएगी या किसी और से, लेकिन ये भी एक बहुत ही जायज़ डिमांड है इंडस्ट्री की, और हम चाहते हैं कि इसे भी
इस बार के बजट में स्वीकृति मिल जाए। ओके, रावल साहब, आपको क्या लगता है, इसकी कितनी उम्मीद है और इससे कितना फर्क आप देख पा रहे हैं पूरे ट्रेडिंग के पैटर्न पे? उम्मीद की पहले बात करते हैं कि भाई जायज चीज है, इट इज नॉट अनफाउंडेड। इससे फर्क पड़ता है, ट्रेडर्स को भी बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज अगर आप कंप्लायंट बनना चाहते हैं, आप कंप्लायंट तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आपको उसको अगर स्पेकुलेटिव ट्रीट करना पड़ रहा है तो आप कोई उसके एक्सपेंसेस उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो जायज की बात है कि भाई आदमी कहता है कि अच्छा फिर ये वाला ट्रेड छोड़ते हैं, दूसरा वाला कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अगर होता है तो बहुत बहुत फायदेमंद चीज है, स्पेशली इन एग्री कमोडिटीज। एग्री कमोडिटीज पे सबसे ज्यादा ये फर्क पड़ता है। ठीक है। एंड सिंस हमारे प्रधानमंत्री जी उनको इतनी फोकस एरिया है उनके लिए फार्मिंग इनकम के बारे में, तो इससे फर्क पड़ेगा, मतलब ठीक है, उन चीजों पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन सवरवाल साहब, जो बात यहाँ पर मिस्टर रावल ने कही कि फार्मिंग को लेकर सरकार कुछ फोकस यहाँ पर करेगी, फ्यूचर मार्केट का भी एक रोल माना जाता है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। आपको लगता है कि इस बार के बजट में सीटीटी के अलावा कुछ ऐसे प्रावधान भी होंगे जिससे फार्म फ्यूचर को बढ़ावा मिलेगा और सरकार का जो किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो सरकार की योजना है उसको उसमें मदद मिलेगी? निश्चित रूप से देखिए, दो पहलू हैं इसके। जब भी बाजार में एग्री कमोडिटी की प्राइस बढ़ती हैं तो कंज्यूमर रोता है, और जब प्राइस बहुत ज्यादा एमएसपी से नीचे आ जाती है तो फार्मर को तकलीफ होती है। तो सरकार का काम यहाँ पर है कि इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना। अब सरकार बिल्कुल ये चाहती है, 2019 का इलेक्शन है फुल फ्लेज, उससे पहले ये एक बजट है जिसमें सरकार जरूर ये चाहेगी कि ऐसा कुछ ना हो जिससे समाज का किसान वर्ग भी और जो सर्वसाधारण नागरिक है वो भी नाराज हो जाए। हम अगर इसको अपने बाजारों से जब कंपेयर करते हैं, बाजार में ये कमोडिटीज इंक्लूडिंग एग्री कमोडिटीज एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है। आपको अच्छे से ध्यान है कि जब ये एग्री कमोडिटीज बाजार में ट्रेड नहीं होते थे तो प्रोड्यूसर और एंड यूजर के बीच में जो भाव का फर्क था वो 8 से 10 गुना था, जो आज 3 से 4 गुना रह गया है। जिसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो कमोडिटीज एक्सचेंजेस हैं। तो सरकार को ऐसा बैलेंस बनाते हुए कि बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक बात आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा आखिरी सवाल मिस्टर परांज पे आपसे ये होगा कि इन तमाम डेवलपमेंट के बीच जो बड़ी खबर कमोडिटी मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए है, वो ये कि यूनिवर्सल लाइसेंस की मंजूरी सेबी ने दी है। आपको लगता है कि अगर सीटीटी यहाँ पर कम हो जाता है या फिर जो बदलाव की मांग आप लोग कर रहे हैं अगर हो जाता है तो यूनिवर्सल लाइसेंस को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ा ड्रॉबैक भी होगा इसको लेकर के, आपका अपना असेसमेंट क्या है? देखिए, यूनिवर्सल लाइसेंस और मेरे ख्याल से जो टैक्स से जुड़े हुए हम लोग सवाल रेज कर रहे हैं ये बहुत ही भिन्न मुद्दे हैं। यूनिवर्सल लाइसेंस में हम इस तरह से मार्केट को ले जाना चाहते हैं कि हर निवेशक जो है इन्वेस्टर है। इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर सीटीटी कंटिन्यू रहता है तो क्या जो बाकी के स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको कुछ परेशानी होगी कमोडिटी में एंट्री को लेकर के? मैं ये इस मामले में पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मेरे ख्याल से सीटीटी रहने या न रहने से यूनिवर्सल एक्सचेंज पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। सीटीटी के रहने या निकलने से मेरे ख्याल से ओवरऑल इकोसिस्टम को फायदा होगा और पूरा मार्केट बढ़ेगा। लेकिन अगर वो उसी तरह कायम रहता है तो इससे यूनिवर्सल एक्सचेंज में कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसा मुझे तो लगता है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर परांज पे आपका, संजय रावल आपका और बीके सवरवाल आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस बजट में कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कम होने की कितनी उम्मीद है और अगर सरकार ऐसा कर देती है तो कमोडिटी इंडस्ट्री को, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट को कितना बड़ा फायदा होगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।